ठेकेदार साहब से मेरी मुलाकात 2 रोज़ा थी, लेकिन शीरीं इस कदर खूबसूरत और पुरकशिश थी कि जी चाहता ये मुलाकातें रोज़ रोज़ हों। उसे देखकर मुझे हमेशा कोहगन की शीरीं का तस्वुर बन जाता, दराज कद, सेहतमंद, सुर्ख व सफ़ेद शीरीं। मैं ज़ाती तौर पर किसी मिस्री खातून से मुतारफ़ नहीं हूँ, लेकिन वह मुझे किसी फ़िरौन की मुँह चढ़ी मलका नज़र आती थी। भरे भरे कूल्हे और सीना, तंग कमर, जिसे तंग तर करने के लिए वो बेहद चुस्त कमीज़ पहनती थी, और लंबी सफ़ेद गर्दन। वो कभी फूलों की डालियाँ बाजू पर धरकर मेरे सामने ना आती थी, लेकिन इसे देखकर मुझे कई बार वर्ड्सवर्थ की वो नज़म याद आ जाती, जहाँ दहकानी लड़की बाजू पर पोस्त के फूल और गंदम के खोशे रखे पहाड़ी से उतरती है। मैं भी वर्ड्सवर्थ की तरह सोचने लगता और तमन्ना करता कि काश इस शीरीं से मेरा कुछ ना कुछ ताल्लुक ज़रूर होता, और कुछ नहीं तो मैं इसका भाई ही होता, चच्चा होता, दूर दराज का रिश्ते का भाई। और अगर और कुछ मुमकिन ना होता तो काश मैं इसका पड़ोसी ही होता और इसे सुबह शाम देख सकता। जब से अजरा और शीरीं की मुलाकात हो चुकी थी, वो दोनों खूब घुल मिल गई थी। इन दोनों को इकट्ठा देखकर मुझे अजरा पर तरस आने लगता। वो वाकई शीरीं की कनीज़ लगती थी। कुछ इसमें अजरा की शक्ल सूरत का ही कसूर न था, बल्कि इसका रवैया ही ऐसा खादमाना था कि मैं इस तरह सोचने पर मजबूर हो जाता। मरी पर बहार छाई थी। सब्ज कोंपलों के सिरों पर सफ़ेद और गुलाबी शगुफे फूट पड़े थे। पत्थरों पर काई और खुदरो घास ने धावा बोल दिया था, और फिजा में चिड़ियाँ और परिंदे गुनगुनाते रहते। शायद इस रुत ने मुझे रोमान परवर बना दिया था, और मैं जानवरों के अलावा लोगों में भी दिलचस्पी लेने लगा था। और शायद इसी रुत ने खुर्रम भाई को दिन में 3-3 सूट बदलने पर मजबूर कर दिया था। वो गुस्ल खाने में पैरों गाते रहते। इनकी हिजामत के औकात भी बदल चुके थे। अब इन पर कनूतियत के दौरे भी कम पड़ते, और तो और उन्होंने मीर और गालिब के दीवान भी बंद कर दिए थे। कुछ देर तक तो मैं इस तब्दीली का जिम्मेदार रुत को ही समझता रहा, लेकिन फिर मुझे एक और वजह भी मालूम हो गई, और मैं जी ही जी में अपने कयाफा शनासी पर शर्मिंदा हो गया। वो नहायत सुथरी और धुली हुई सुबह थी। नीलगो आसमान की पिनहाइयाँ शफाफ और पुरसुकून थी। पूरब की घाटी में से मिमियाती बकरियों की सदा हवा के शानों पर लदी हमारे घर तक पहुंच रही थी। फिजा में खून की और हिद्दत का एहसास साथ साथ लहरा रहा था। मेरे अखरोट के दरख्त पर बड़ी रौनकें थी। मक्खियाँ बहार का नगमा आलापती वादी के तवाफ को आ जा रही थी। मैं खिड़की में लहराती हुई बेल में गुलाबी कलियाँ सर निकाल रही थी। मेरी खिड़की में लहराती हुई बेल में गुलाबी कलियां सर निकाल रही थी। मैं इस रुत से मुतासिर हुए बगैर ना रह सका और घाटी की तरफ उतर गया। तराई की घास न मालूम थी। दूर किसी नल के गिरने की आवाज़ आ रही थी। मैं घास और झाड़ियों में अपनी राह बनाता हुआ चल रहा था कि काई जमे एक बड़े दरख्त की ओर में मुझे एक नीला दुपट्टा गिरा हुआ नजर पड़ा। मेरी रफ्तार कम हो गई और मैं पंजों के बल चलने लगा। मैं भी चंद कदम बढ़ा था कि राह खत्म हो गई और मैं नीचे गहराई में देखने पर मजबूर हो गया। बड़े प्याला नुमा पत्थर पर शीरी नींद दराज थी। इसके कंधों पर दुपट्टा ना था, और नीलो दानों वाली चुस्त कमीज में इसका जिस्म बड़ा नुमायां लग रहा था। पत्थर के साथ टेक लगाए खुर्रम भाई खड़े थे। इनकी सारी वजाहत उस मलका के हुजूर ख़त्म हो चुकी थी। मैंने आंखें बंद कर लेना चाहिए, लेकिन मुझसे हो न सका। मैंने सुनना ना चाहा, लेकिन मेरे कानों में खुर्रम भाई की आवाज़ आई, मैं तो तुम्हारे ताक़ुब में सारी दुनिया का चक्कर काट सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ इस ताक़ुब में मुझे कुछ हाथ ना आएगा। तो फिर आप ताक़ुब को निकले ही क्यों हैं? इसलिए कि आईने फितरत है। ये तमन्ना मेरे लोहों में हिद्दत के साथ साथ घूमती फिरती है, और मैं इसके खिलाफ कुछ सोच भी नहीं सकता। शीरी ने नायब दिलरुबाई से पूछा, और मेरा दुपट्टा कहाँ छोड़ा है आप? खुर्रम भाई ने मसरूर होकर कहा, अगर तुम मुझसे यूं ना भागती तो शायद मैं इस वक्त तुम्हारे साथ होता। लेकिन सुनो शीरी, मजाक में मेरी बात ना उड़ाओ। बाखुदा मैं नायब परेशानी में मुब्तला हूँ। मैं शाहनवाज और मजीद का मुकाबला नहीं कर सकता। इनके पास दौलत, पोजीशन, इज्जत, नामवरी सभी कुछ मौजूद है। दौलत की आपके यहाँ कौन सी कमी है? मिस्र की मलका बोली, लेकिन तुम्हारे वालिद को सिर्फ दौलत ही की तो तलाश नहीं है। शीरी अब कोहनी के बल हो गई। उसकी शलवार ऊपर खिसक गई और सफ़ेद टखने नजर आने लगे। अब उसकी सांस खुर्रम भाई के माथे को छू रही थी और उसके लब कह रहे थे, तो फिर आप कोशिश क्यों नहीं करते? आप चाहें तो बड़ी से बड़ी पोजीशन आपकी हो सकती है, और कुछ नहीं तो कमीशन ही ले लीजिए। मेरे अब्बा की झट तसल्ली हो जाएगी। आखिर बगैर काम के आपकी ज़िंदगी मुकम्मल भी कैसे हो सकती है? आपका दिन क्यों कर गुजरता है? खुर्रम भाई हंसे और बोले, दिन गुजारने को तुम्हारी याद क्या कम है? शीरी खनकते सिक्कों की तरह की हंसी और बोली, अब ये शायरी छोड़िए और बताइए, आप कोई काम क्यों नहीं कर लेते? मैं तो नहीं चाहती कि आप नौकरी करें, लेकिन अब्बा जी कब मानेंगे भला? खुर्रम भाई दिल बर्दाश्ता होकर 2 कदम पीछे हट गए और सेब का एक शगुफा तोड़ते हुए कहने लगे, शीरी मेरी जान, अगर ये तुम्हारी तमन्ना होती तो बखुदा मैं कौकन बन जाता, लेकिन ठेकेदार साहब की ज़नी अय्याशी के लिए मैं मरी छोड़कर नहीं जा सकता। उन्हें खुश करने के लिए मैं कोई नौकरी नहीं कर सकता। शीरी, मैं यहाँ से गया तो यहाँ मेरा दम घुट जाएगा। मैं इस हवा में सांस तक नहीं ले सकता जिसमें तुम्हारी बूबाश शामिल ना हो। शीरी उठ बैठी और कहने लगी, आप तो बड़ी ही अनप्रैक्टिकल बातें करते हैं खुर्रम। मुझे बस एक यही दिन मिला था। बकौल आपके ठेकेदार साहब मुझे लम्हा भर को निगाहों से ओझल नहीं करते। मुझ पर हर वक्त
गार्ड बिठाए रखते हैं। आप भी कोई राज सोचे, मैं भी सोचूंगी, लेकिन खुदारा ऐसे शायराना तरीक पर ना सोचिएगा कि हम दोनों में से शायरी का ही वास्ता रह जाए और बस। खुर्रम भाई दिल बर्दाश्ता होकर पीछे हट गए और जैसे अपने आप से बोले, मैं जानता हूँ तुम नहायत प्रैक्टिकल अंदाज में सोचती हो, इसलिए नहीं कि तुम शीरी हो और ज़हीन लड़कियों में तुम्हारा शुमार होता है, बल्कि महज इसलिए कि मादा हमेशा नाक की सीध देखती है, इसलिए कि अफजाइश नस्ल। शीरी छलांग लगाकर पत्थर से उतर आई। उसके बालों में अटके हुए सेब के शगुफे स्लेटी माइल पत्थर पर पड़े रह गए और वह चौंक कर बोली, कैसी बातें करते हैं आप, मेरे तो कुछ पले नहीं पड़ता। खुर्रम भाई और भी फलसफियाना अंदाज में बोले, अभी कुछ रोज़ पहले खुद मेरी समझ में कुछ ना आता था। अगर एक ही टिक्की मुझे शहद की, मलका मक्खी और नन मक्स के मुतालिक कुछ ना बचा था तो मैं अपनी मंजिल को क्यों कर पहचानता। शीरी पगडंडी की तरफ बढ़ने लगी। बगैर दुपट्टे के वो और भी दराज का सेहतमंद खूबसूरत नजर आ रही थी। फिर वो मुड़कर बोली, आपके रिकी टिक्की के दिमाग में चिड़ियाघर बसा है, शायद वही आपको इस तरह सोचना सिखाता है। चंद लम्हे बादू ने मेरे करीब से गुजरना था, इसलिए मेरे सूंद की एक घनी झाड़ी के पीछे छुप कर बैठ गया। फिर मेरे करीब से मिस्र की मलका गुजरी। अगर मैं चाहता तो उसे छू सकता था। फिर स्कूलोपेट्रा को चाहने वाला नादान आशिक गुजरा। उसके पैंट की क्रीज क्रेप सोल के जूते मुझे नजर आए। मैंने ऊपर नजर उठाई। शगुफों से लदे हुए सेब के दरख्त की डालियां हिली तो और फिर चूड़ियां खनकी। एक आबशार सा कहका बुलंद हुआ और फिर मतला साफ हो गया। मैं गहरे नीले आसमान पर नजर जमाए दूर दूर तक देखता घाटी की तरफ उतर गया। उस दिन शीनी सुबह 10 बजे के करीब मेरे कमरे में आई और बड़ी मेज़ के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई। जिस दिन से मैंने उसे और खुर्रम भाई को इकट्ठे देखा था, वो मुझे और भी अच्छी लगने लग गई थी। अब उससे बात करते हुए मुझे झिझक सी महसूस ना होती और मैं इससे पैरों बैठकर बातें करता। लेकिन इतनी सुबह सवेरे यूं उसका मेरे कमरे में आ जाना मेरे लिए कुछ कम ताज्जुब खेज बात ना थी। बड़ी देर तक वो खड़ी इधर उधर की बातें करती रही और फिर बोली, अजरा तो पता नहीं कब आएगी, कब गई थी बाजार। मैंने जवाब दिया, मैं तो कुछ नहीं जानता, शायद अभी पलट आए, शायद शाम को आए, उसे हमेशा इतने ही सारे काम होते हैं। वो हंस कर बोली, तुम सब इस कदर अजीब गरीब बातें करते हो कि मुझे तो ज़रा भी तुम लोगों की समझ नहीं आती। उसको उल्टे सीधे काम करने से फुर्सत नहीं मिलती। तुम हमेशा जानवरों की दुनिया में मगन रहते हो और और पता नहीं लगता तुम लोगों का। मैंने कहना चाहा, खैर हम लोगों की तो बात छोड़ो, ये बात तो तुम्हारी दिलचस्पी का बायस नहीं है। बताओ खुर्रम भाई की कौन सी नई बात तुम्हें सता रही है कि तुमने मेरे कमरे में आने की जहमत की है। मुझे ज़्यादा देर इंतज़ार न करना पड़ा। शीरी ने बड़ी बेताल्लुकी से कहा, मैं चंद दिनों से शहद की मक्खियों के मुतालिक कुछ पढ़ रही हूँ, मेरी समझ में तो खाक नहीं आता। सोचा तुम तो उस्ताद ज़मा हो, तुम्ही से पूछूं। मैंने मुस्कुरा कर कहा, और तुम्हें ऐसी मालूमात की क्या ज़रूरत पड़ गई शीरी? क्यों, क्या तुम ऐसी ही हो कि तुम्हारे सिवाय ऐसी मालूमात सब पर हराम है? नहीं, ये बात तो नहीं, लेकिन शहद की मक्खियों के मुतालिक बताने को इतनी सारी बातें कि समझ नहीं आती कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ तक पहुँचूँ कि तुम पर इस मखलूक के अजायब खुलें। छत्ते में एक मलका मक्खी होती है ना रिकी टिकी? उसने बज़ाहिर लाताल्लुकी से पूछा। मैंने जी में कहा, हाँ होती है मिस्र की मलका। और फिर बाबा से बुलंद बोला, और इन मक्खियों के मुतालिक और इन कारकुन मक्खियों के मुतालिक कुछ ना बताऊँ जिनकी बदौलत इस मलका का कारखाना चलता है? उन नर मक्सों के मुतालिक एक हुर्फ ना कहूँ जो मलका की मोहब्बत में आवारा और परेशान होते हैं? शीरी आगे बढ़ गई और इस खिड़की में जा खड़ी हुई जिसके सामने अखरोट का बड़ा कदावर दरख्त था और जिसमें शहद की मक्खियों ने छत्ता डाल रखा था। बिल्कुल खुर्रम भाई की तरह उसने अपने बाजू पुश्त की जानिब कर ली और कहने लगी, मैंने सुना है छत्ते की सारी सालमियत उसी मलका के वजूद से होती है। वो ना हो तो इस घर का शिराजा बिखर जाता है, इस शहर की आबादी उजड़ जाती है। अगर तुम मलका की बातें सुनाओगे तो सारे छत्ते की बात ना हो जाएगी भला? हाँ, यूँ भी हो सकता है, लेकिन अगर तुम कुछ पूछती हो मैं जवाब देता जाता तो बात ज़्यादा आसान रहती ना। अगर मैं कुछ पूछ सकती तो तुम्हारे पास ही क्यों आती? उसने जैसे अपने आप से कहा। उसकी पीठ मेरी जानिब थी। पुष्प पर रखे हुए सफ़ेद हाथ मोमी से नजर आ रहे थे। मैंने इन हाथों से नजर हटाकर कहा, शीरी, ये मक्खियों का छत्ता जो तुम्हें इस वक्त नजर आ रहा है, इसमें पता नहीं मक्खियों की कितनी पुश्तें ज़िंदगी गुजार चुकी हैं, लेकिन एक तक में सिर्फ इसमें एक ही मलका हुक्मरान रह सकती है। जब उसे इल्म होता है कि इसकी कोकजनी शहजादियाँ जवान हो चुकी हैं और वो अपने बनशीश महलों में से निकलने वाली हैं, तो मलका अपना शहद से भरा भराया छत्ता छोड़कर चढ़ निकलती है। क्यों? शीरी ने पलट कर पूछा। इसलिए कि वो छत्ता वो मयान है जिसमें दो हुक्मरान एक ही वक्त में नहीं रह सकते। अगर जवां साल शहजादियाँ भी यहाँ मौजूद रही और बूढ़ी मलका भी, तो इस घर में दो अमली का सिलसिला कायम हो जाएगा। और दो अमली को मक्खियाँ पसंद नहीं करती, तो ये नई शहजादियाँ अपना घर क्यों नहीं बसा लेती? मलका को अपनी राजधानी बदलने पर क्यों मजबूर करती हैं? मुझ पर खुर्रम भाई के फ़लसफ़े का दौरा पड़ गया। इसलिए कि यहाँ का मसलक कुर्बानी है और ये सारा बखेड़ा मक्खियाँ मुस्तकबिल के लिए करती हैं, आइंदा नस्ल के लिए करती हैं और आने वाली नस्ल में अपनी बका का सामान ढूंढती हैं। शीनी बात काट कर बोली, यानी अफजाइश नस्ल के लिए सारी जद्दोजहद होती है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अपनी राजधानी छोड़ना इस मलका के लिए आसान काम नहीं होता। मलका जिसका शाही अवान छत्ते के वस्त में होता है, शाह ही अपने शबिस्तान से निकलती है, लेकिन
मुयन वक्त पर ही मलका मजनून होकर सारे छत्ते का चक्कर लगाती है। मोम के बन ऐवानों में इसकी बेटियों को इल्म भी नहीं होता कि महज इनकी खातिर इनकी माँ दूर दराज के सफ़र मोल ले रही है, गुर्बत और कसमपुरसी को दावत देकर इनके लिए भरे ख़जाने छोड़कर जा रही है। मलका का इस वक्त अजीब हाल होता है। वो जगह जगह ठिठकती है लेकिन सफ़र की सूरत नज़र नहीं आती। कारकुन मक्खियाँ अपनी मलका की हिफाजत का बेड़ा उठा चुकी होती हैं। चुनाचा अपनी महबूब मलका को नई शहजादियों के हाथों से महफूज रखने के लिए कूच का नकारा बजाती हैं। अपनी मलका से इनकी अकीदत बेपनाह होती है। इसकी हिफाजत के लिए गार्ड मुकर्रर रहती हैं। उसके आराम और आसाइश का हर तरह से ख्याल रखा जाता है। ऐसे इंजीनियर हमेशा इसके पास रहते हैं जो इसकी मर्ज़ी के मुताबिक हर लम्हा उसके लिए नए कमरे तामीर कराते हैं, क्योंकि मलका अपनी मर्ज़ी से बच्चे जनती है। वो चाहे तो नर मक्स पैदा करे, वो चाहे तो कारकुन मक्खियों को जन्म दे, और वो चाहे तो अपनी जैसी खूबसूरत शहजादियाँ बना डाले। क्या कहा? शीरी ने हैरत से पूछा। ये बस मलका के इख्तियार की बात है। अपनी शादी के वक्त वो अपने जिस्म में नर मक्स का जिस्म जब्स कर लेती है। इसके बाद ये इसके अपने बस की बात है कि इसके घर लड़के की ज़रूरत है कि लड़की की। जब वो देखती है कि छत्ते में शहद कम है तो झट कारकुन मक्खियों के अंडे देना शुरू कर देती है। जब इसे एहसास होता है कि इसकी शहजादियों के चाहने वालों की तादाद कम है तो निखट्टू नर मक्स पैदा होने शुरू हो जाते हैं। जब से इसे अपने छत्ते का मुस्तकबिल अजीज़ होता है तो वो शहजादियों को जन्म देती है ताकि इसके मुल्क के जायज़ वारिसों की कमी बाकी ना रहे। शीरी की पुतलियाँ हैरत से फैल गई थीं और वह आगे को झुक गई थीं। वाकई रिकी टिकी, सच्ची बात है कि गप्पे हाँक रहे हो? तुमने सुना होगा शीरी, सच अफसाने से ज़्यादा हैरत अंगेज़ होता है। मक्खी के छत्ते में ऐसी अजायबात भरे हैं कि अकल दंग रह जाती है। हाँ, तो मैं तुम्हें बता रहा था कि एक दिन मोहम्मद मलका छत्ता छोड़कर चल निकलती है। इसके साथ मोम बनाने वाली कारकुन मक्खियाँ, इंजीनियर मक्खियाँ, शहद बनाने वाली मक्खियाँ, दाया मक्खियाँ और इसके खिदमतगारों का सारा अमला होता है। 90-80 हज़ार की आबादी में से सिर्फ 20 हज़ार की आबादी पीछे रह जाती है। बाकी तमाम मक्खियाँ अपनी मलका के साथ हो लेती हैं। पीछे रह जाने वालों में नर मक्खी की तादाद अक्सरियत में होती है। ये क्यों पीछे रह जाते हैं भला? इसलिए कि नई मलका का ब्याह होना है, इसे भी एक अदद दूल्हा दरकार होता है। अगर नर मक्स भी अपनी पुरानी मलका के साथ रवाना हो जाते तो फिर कंवारी मलका कंवारी ही रहती और पुराने छत्ते में एक भी कारकुन मक्खी, एक भी शहजादी जन्म न लेती और नर मगोसों की तादाद बढ़ती जाती। वो कैसे? मैंने हंसकर कहा, बड़ी हैरत अंगेज़ बात है शीरी कि मलका शादी से पहले भी अंडे देने के काबिल होती है और बेशतर वो अंडे देने भी लगती है, लेकिन अंडों में से कोई भी मादा पैदा नहीं होती। नर मगज़ अलबत्ता जन्म ले सकते हैं। एक शहजादी को इस दुनिया में लाने के लिए मलका का निकाह लाजमी है। शीरी ने दुपट्टे को बल देते हुए कहा, रिकी टिकी, यहाँ से आगे फिर बढ़ना, पहले ये बताओ छत्ते की मलका मलका क्यों कहलाती है? मुझे तो ये कैदी नजर आती है जिससे कारकुन मक्खियाँ अपनी मर्जी के मुताबिक काम लेती हैं। शीरीन का सवाल सुनकर मैं सोचने पर मजबूर हो गया। फिर चंद लम्हे तवक्कुफ करने के बाद बोला, बात दरअसल यूँ है शीरीन के इस मलका का तस्वुर हमारी जालिम जाबिर और ख़ुद पसंद रानियों से ज़रा मुख्तलिफ है। यह खिदमत गुजार, इल्म पसंद और मुस्तकबिल की फ़िक्र करने वाली मलका है। कारकुन मक्खियाँ जो हमेशा मुस्तकबिल का सोचती रहती हैं, इस मलका की अदना से अदना ख्वाहिश पर अपनी तमाम तर कोशिशें सफ़ कर देती हैं। ये मलका जो दरअसल इनकी माँ है, बड़ी मोहतरम चीज़ होती है। ये मक्खियाँ लाखों में अपनी माँ को पहचान लेती हैं, चाहे ये माँ बूढ़ी तबाहाल जिस्मानी तौर पर लंगड़ी लूली हो जाए, लेकिन मक्खियाँ इसका साथ नहीं छोड़ती। अगर ये कैदी होती तो यूँ होता भला? इस बूढ़ी मलका के बदले वो किसी जवान शहजादी को अपने छत्ते में घुसने की इजाज़त नहीं देती और तो और वो अपनी मलका की तरह कभी पीठ करके भी खड़ी नहीं होती। शीरीन के माथे पर अनगिनत तेवरियाँ चढ़ी हुई थी और वो एक एक लफ्ज़ गौर से सुन रही थी। फिर वह दिलचस्पी से पूछने लगी, सुनो रिकी टिकी, फिर छत्ते की मलका को माँ कहना ज़्यादा मुनासिब है। मैं तो कम अज़ कम उसे ममता, एहतराम और कुर्बानी का सिंबल समझने लगी हूँ। एक तरह से तुम्हारा कहना ज़्यादा दुरुस्त है, लेकिन फिर इस लफ्ज़ में वो अज़मत, शान और दबदबा पैदा नहीं होता जो शहद की मलका में फितरतन पाया जाता है। और माँ इतनी कहार भी नहीं होती कि कसदन कत्ल करे। कम से कम हम माँ के तस्वुर को मुख्तलिफ समझते हैं। कत्ल क्या मतलब है तुम्हारा? शीरी ने पूछा। हर मलका की ज़िंदगी कत्लो गारत के अज़म से शुरू होती है। जब बूढ़ी माँ को इल्म होता है कि अब इसकी बेटियाँ मोम के ऐवान चीर कर बाहर निकलने को हैं तो वो अपनी जान की खैर मनाती छत्ते से रुखसत हो जाती है। चंद दिन बाद इस छत्ते में अजीब हलचल का मकाम होता है। पहली शहजादी अपने लंबूतरे शाही कमरे की मोमी छत फाड़ कर सर निकालती है। इस वक्त इसका जिस्म किसी सफ़ेद बूढ़े फाम आदमी की तरह झुर्रियों वाला कांपता वसा होता है, लेकिन ये मुद्दत ज़्यादा अरसे तक नहीं रहती, क्योंकि वो जानती है इस छत्ते पर इसकी हुक्मरानी कायम होनी है और इसकी कोई दूसरी बहन भी बगावत पर आमादा हो सकती है। उसे अपनी माँ जनी को कत्ल करना होगा। दाया मक्खियाँ हार श्रृंगार करने वाली मशताएँ आगे बढ़ती हैं, मलका के थके हारे जिस्म को पल भर में खूबसूरत बना देती हैं। उसका जिस्म इतना खूबसूरत कर दिया जाता है कि कारकुन मक्खियाँ उसके सामने हीच नज़र आती हैं। और कभी ऐसा नहीं होता कि दो शहजादियाँ एक साथ पैदा हो जाएं? शीरी ने सवाल किया। क्यों नहीं, लेकिन ऐसे मौके बहुत कम आते हैं। अगर कभी इस तरह हो जाए तो छत्ता मैदान कारजार बन जाता है। एक शहजादी दूसरी पर सबकत ले जाने की कोशिश करती है। वो खूब जानती हैं कि इस मैदान में जो हारेगा उसे मौत से हम आगोश होना पड़ेगा। यह शाही ख़ानदान अपना डंग सिवाय एक दूसरे के किसी पर इस्तेमाल नहीं करता।
लेकिन ऐसी लड़ाई में डंग बेहद मुफीद साबित होता है। वो दोनों बिदक बिदक कर भागती हैं और करीब आती हैं। तावक्त ये कि एक चालाक शहजादी सारा जहर दूसरे के जिस्म में मुंतकिल न हो जाए। श्री ने कहा, अगर बदकिस्मती से दोनों दूसरे को जहर आलूद कर दें तो अव्वल तो फितरत ऐसा होने नहीं देती और बिलफर्ज महाल यूँ हो भी जाए तो बेबस फिर कारकुन मक्खियों के लिए सफ़े मातम बिछ जाती है और उन शहजादियों का इंतजार करने लगती हैं जो अभी तक दरीचे चढ़ाए अपने शबिस्तानों में ख्वाबेदा होती हैं। लेकिन मैं कह रहा था कि आमतौर पर एक शहजादी एक वक्त में जन्म लेती है। मोमी मेहराब में से निकलकर उसके सामने 2 मंजिलें होती हैं। अगर तो बूढ़ी मलका के जाने के बाद इस छत्ते की आबादी खासी हो तो वह कुंवारी मलका अपने गिरोह बनाकर नया घर तलाश करने चल निकलती है। एक ही छत्ते से कई बार कई बार दो तीन रानियाँ अपना अपना लाओ लश्कर लेकर रुखसत हो जाती हैं। लेकिन ये इस वक्त होता है जब शदीद सर्दियों से इस इलाके में छत्ते कम हो जाएं और फितरत को उनके बढ़ाने का ख्याल दामनगीर हो। शीरी बोली, और अगर वह कुंवारी मलका घर छोड़कर ना जाए तो शीरी यूँ होता है कि होश संभालते ही शहजादी को एहसास हो जाता है कि इस छत्ते में जैसी कई और भी शहजादियाँ कहीं सांस ले रही हैं। वो रकाबत की मारी सारे छत्ते की कंसुई लेती फिरती है। जहाँ कहीं किसी शहजादी का सर उभरता देख पाती है वहीं से ख़त्म कर डालती है। जो शहजादियाँ भी मोमी छप्पर में खट लगाए ख्वाब खरगोश में मुब्तला होती हैं उन्हें खोद कर एक कातला एक और तरीक से मारती है, अपना डंक अंदर दाखिल करती है और ख्वाबेदा शहजादी का अंजाम बिलखैर हो जाता है। इधर इसके रकीबों का खात्मा होता है, इधर इसके सर पर ताज रखा जाता है। अब इस छत्ते में इस जैसी काबिल एहतराम हस्ती और कोई बाकी नहीं रहती। लेकिन कभी कभार यूँ भी होता है कि कारकुन मक्खियाँ इस पहलूटी की शहजादी को अपनी बहनों को कत्ल नहीं करने देती हैं। यानी वही कारकुन मक्खियाँ जो मलका के बगैर जिंदा नहीं रह सकती अब मलका चुनने से गुरेज करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बात यह है शीरी कि कई बार कंवारी मलका अंडे तो देने लगती है लेकिन इसका ब्याह अभी नहीं हुआ होता। इस सूरत में कारकुन मक्खियाँ बड़ी दूर अंदेशी से काम लेती हैं और वो इस कंवारी मलका को बाकी शहजादियाँ ख़त्म नहीं करने देती। इधर मलका अपनी बहन के ऐवान की तरफ बढ़ती है, इधर परे बांधे कारकुन मक्खियों का हजूम सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। ये हजूम खादमा अपनी मलका के खिलाफ कभी सीना सपर तो नहीं होती लेकिन मलका अपने मकसद में कामयाब भी नहीं हो सकती। जब मलका यूं इन मक्खियों को अपने मुँह आते देखती तो वो गुस्से से आग बगोला हो जाती है। सारा छत्ता इसके रज़मिया नगमों से गूंज उठता है। ये जंग की पुकार इसका तो खौफनाक होती है कि कारकुन मक्खियाँ सिमट सिमट कर रह जाती हैं और मलका को शहद के मटके लुढ़ाने से रोक नहीं सकती। मलका इधर शहद पीकर ताज़ा न होकर फिर से रकीब की तलाश में निकलती है लेकिन मक्खियाँ आड़े आती हैं, फिर शहद के ज़ख़ीरों में गम गलत करती है और फिर अपनी माँ जाई का लहू चूसने निकलती है। अगर उसकी बहन इस वक्त ऐवान के अंदर ये गुस्से भरी सदाएं सुन पाती तो वो भी अंदर ही अंदर जवाबी धमकियाँ देना शुरू करती हैं। वह 4-5 दिन के लिए छत्ता जंग की सदाओं से गूंज उठता है। फिर आखिर फैसला क्यों कर होता है। मैंने हंसकर कहा, छत्ता अजीब देश है, यहाँ हर जीदार को ये जाहिर करना पड़ता है कि इसके बगैर सारी कौम की भलाई नामुमकिन है। मलका जब तक ये ना दिखाए कि वो ब्याता है और बच्चे जने के काबिल हो चुकी है तब तक मक्खियाँ उसे छत्ते की सरदारी नहीं सौंप देती। शीनी ने दिलचस्पी से पूछा, तो फिर इसकी शादी क्यों कर होती है। बात यह है शीनी की नहायत दुख भरी दास्तान है, इसे सुनकर तुम क्या लोगी। मैं ऐसी बच्ची नहीं हूँ रिकी टिकी, तुम बयान तो करो। वो बुलंदियों का रुख करती है। मैंने पुरानी कहानी बयान करते हुए कहा, उड़ती चली जाती है और हज़ारों नर मगज़ इसके ताक़ुब में उड़ते रहते हैं लेकिन बदबख्त आशिक राह की कठिनाइयों की ताब न लाकर गिरते चले जाते हैं। जिस तेज़ी से मलका फ़िज़ा की पहनाइयों का रुख करती है वैसी तेज़ी इनके बस का रुख नहीं होती। भले आखिर इनमें से कोई जाँबाज ऐसा भी निकल आता है जो मलका को अपनी आगोश में लेकर उसे अपनी बना लेता है, लेकिन इस विसाल के होते ही इसकी जान निकल जाती है और अपनी जान और जिस्म का नजराना मलका को देकर हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। शीरी का रंग जर्द हो गया, इसके लब कांपने लगे और वह गैर शौरी तौर पर कई कदम पीछे हट गई जैसे उसने फ़िज़ा में तैरता हुआ कोई मनूस ख्वाब देख लिया हो। फिर वह सर झुकाकर आस्ता से बोली, बदनसीब मलका, बदनसीब दुल्हन। मैं शीरी के करीब हो गया। उसके कर्बज़दा चेहरे को देखकर मैंने आस्ता से कहा, और अगर मक्खियाँ मलका को परेशान ना करें तो कभी अपने मोम के शहर को छोड़कर कहीं ना जाए, लेकिन उसे उन कारकुन मक्खियों की खातिर एक सफ़र और भी करना पड़ता है, नया घर बसाने का सफ़र। शीरी ने पर्दा हटाया और चलते हुए बोली, मैं जानती हूँ वो फूलों को क्यों नहीं देखती, इस पर आसमान की नीलाटें क्यों हराम हो जाती हैं। मैं जानती हूँ रिकी टिकी वो क्यों अपने लिए कैद पसंद करती है, इसके लिए तो मोम की गलियाँ सुनसान अंधेरी और वीरान हो जाती होंगी। तुम कहते हो मलका नहायत जाबिर और संगदिल होती है, तुम्हें क्या इल्म कि फितरत इससे संगदिली का कितना संगीन बदला देती है। तुम नहीं समझते और अभी कल तक मैं भी ना समझती थी। शीरी जिस तरह अचानक आई थी वैसे ही खामोशी से चली गई। फिर मैंने उसे खिड़की में से उतराई की पगडंडी पर उतरते देखा। पगडंडी के इधर उधर दरख्तों में अनगिनत शगुफे खिले थे। जर्द और ब्राउन चुस्त शलवार कमीज व उन फूलों के दरमियान भंवरा सी उतरती जाती थी। हमारे अब्बा जान वैसे आदमी हैं जैसे आमतौर पर बाप हुआ करते हैं। मैं इनकी शान में कुछ ऐसी वैसी बात करना नहीं चाहता। मुश्किल यह है कि अब्बा जान किसी और के नुक्ता नज़र पर तवज्जो देने की ज़रूरत भी महसूस नहीं करते, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में अच्छी खासी दौलत इकट्ठी करने में कामयाब हो चुके हैं। इसलिए उनका ख्याल है कि जिस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है वही सही मायार है। अगर बाप का तजुर्बा भी विरासत
अगर बाप का तजुर्बा भी विरासत में मिला करता और उसे उसकी औलाद भी उसी तरह लुफ्त उठा सकती तो ऐन मुमकिन है खुर्रम भाई और अब्बा जान में किसी किस्म का इख्तलाफ ना होता। लेकिन मुश्किल यही तो थी कि इन दोनों के मतवाए नज़र मुख्तलिफ थे। अब्बा जान की मंजिल दौलत थी और खुर्रम भाई की नज़रों में शीरीन दौलत और हुस्न का मंबा। अब्बा जान ने खुर्रम भाई को इसलिए तालीम ना दी थी कि वो कहीं नौकर हो जाएं या अब्बा जान की पनाह से निकल कर कहीं आज़ादी का सांस लें। यह पढ़ाई महज इसलिए थी कि वो अपने दोस्तों के हल्के में कह सकें फर्स्ट ईयर में पढ़ता है बरखुरदार, इन दिनों फाइनल का इम्तहान दे रहा है, नालायक, CSP की तैयारी में मशगूल है, बेचारा, वगैरह वगैरह। इन फखरिया जुमलों की खातिर उन्होंने खुर्रम भाई के कई साल बर्बाद कर दिए थे। खुर्रम भाई जो खाने पीने, सोने और गब्बाजी के शौकीन थे, अच्छी खासी उम्र किताबों की नज़र कर चुके थे। अब्बा जान का हमेशा से ख्याल था कि हम दोनों भाइयों को अपने साथ काम पर लगाएंगे, लेकिन काम पर लगाने का इनका तरीक खूब था। खुर्रम भाई से काम लेते और डांटते जाते। जो तनख्वाह इनके लिए मुकर्रर होती वो इसलिए कभी अदा न की जाती, क्योंकि खुर्रम भाई को आखिर किस चीज़ की ज़रूरत थी। खाने पीने को घर पर सब कुछ था। अम्मा हमेशा की तरह जेब खर्च देती थी। फिर अगर खुर्रम भाई को अब्बा जान भी 500 रुपये अदा कर देते तो इनकी नज़र में वो खुद अपने बेटे को अय्याश बना डालते। पढ़ाई ख़त्म कर लेने के बाद कुछ अर्सा तो खुर्रम भाई ने अब्बा जान के साथ काम किया, लेकिन फिर बेपरवाह हो गए। अब्बा जान को अब एक और भी अच्छा मौजू मिल गया। वो दोस्तों के हल्के में नाय तासुफ भरे फखरिया लहजे में कहते, अरे ये कब काम करेंगे, इनकी हड्डी हड्डी में आराम बसा है, उन्हें अपने घी शक्कर से काम है, बाप चाहे मेहनत करता करता मर जाए। दरअसल ये मेहनत अब्बा जान क्यों करते थे और इसके माने मुझे आज तक समझ ना आए। अगर वो ये दौलत हमारे लिए जमा कर रहे थे जैसा कि वो कहते थे, तो इस दौलत के इस्तेमाल पर हमारा इख्तियार ना था। खुर्रम भाई ने सबसे पहले अब्बा जान के साथ काम किया, लेकिन जब ये सांझ पिनप ना सका तो वो बददिली से नौकरी तलाश करने लगे। जिस नाजो नमे में वो पले थे, इसके हिसाब से कोई नौकरी इनके मायार पर पूरा ना उतरती थी। अब्बा जान अपनी जगह मुस्कुराते कि भला आखिर मेरी मेहनत ठिकाने लगी, जो लड़कों को बाहर की हवा रास नहीं आ रही। और जब खुर्रम भाई किसी काम जोगे ना रहे तो अब्बा मियाँ अम्मा को ताने देने लगे कि कैसी औलाद है तुम्हारी, बड़ी सुबह शाम खाट तोड़ती है। खुर्रम भाई शीरी से मोहब्बत कर बैठे तो मेरा दिल धड़कने लगा। ठेकेदार साहब के यहाँ दौलत की कमी ना थी, लेकिन उन्होंने एक उम्र अफसरों के जूते चाटने में सर्फ की थी, और इनकी नज़र में अफसर बड़ी चीज़ थे। जो इज्जत वो चक्स से बाहर बैठकर गंवाते थे और जैसा जैसा उन्हें दफ्तरों के बाहर इंतज़ार करना पड़ता था, इसकी तलाफी इसी सूरत में हो सकती थी कि शीरी का शोहर कोई अफसर ढूंढा जाता, चपरासी फाइलें उठाए पंजों के बल अंदर दाखिल होता और मुंह में पाइप दिए स्टीनों को खत लिखवाता, टांग पर टांग धरे घूमने वाली कुर्सी कभी इधर घुमाता कभी उधर उधर, रुपए पैसे या तनख्वाह की फिक्र ना करता, जितनी रकम चाहता ठेकेदार साहब से मंगवा भेजता, मिल जाती, लेकिन होता अफसर। दूसरी तरफ अब्बा जान थे, जिनके नज़दीक हर तरह की खुशी दौलत के तराजू में तुलती थी। एक ठेकेदार साहब थे कि जिनकी सारी मसरतें ऊंचे ओहदे के साथ वाबस्ता थी। दोनों के अपने मयार थे और दोनों नज़रियों के दरमियान खुर्रम भाई का मक्खन ऐसा लतीफ़ और बेदाग वजूद था, बेज़रर लेकिन बेकार। इस्माइल चीनी दानी अजब डैम फूल किस्म का आदमी था। उसका ख़त पुरजे पुरजे करके मैं खिड़की से बाहर फेंक रहा था कि मुझे ठेकेदार साहब के घर से आने वाली पगडंडी पर शीरी चढ़ती हुई नजर आई। रंगीन तितली के से रंग इसके लिबास पर बिखरे हुए थे और वो इर्द गिर्द के दरख्तों की छोटी छोटी पत्तियां तोड़ती चढ़ती चली आ रही थी। फिर इसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो उसने फिजा में हाथ हिलाकर बड़ी खुशखल्की से कहा, रिकी टिकी, अजरा घर पर है कि नहीं? मैंने भी चिल्लाकर जवाब दिया, नहीं, लेकिन कोई मौजूद ज़रूर है। शीरी सेब के शगुफे फिजा में उछालती आ रही थी। इसके कानों में पड़ी हुई मोतियों में भरी बालियां झूल रही थी। इस बेपरवाह खुश मिजाज हंसमुख लड़की के अंजाम से मुझे यूं ही घबराहट सी होने लगी। वो मेरी खिड़की के नीचे पहुंच गई। इससे चंद कदमों के फासले पर शहद का छत्ता अपनी मसरूफियत से भिनक रहा था। वो इधर इशारा करके बोली, फिर उसी के मुताले में गर्क हो। नहीं, फिलहाल तुम्हें देख रहा था और चीनी दानी पर बरस रहा था। अच्छा, वही चीनी दानी जो शहद की मक्खियाँ पालता है? सर उठाकर उसने पूछा। वो गधा तो अपना वजूद नहीं पाल सकता, ये अमृत बनाने वाली मखलूक इससे क्या पलती होगी। उसी असना में मेरे कमरे में अजरा दाखिल हुई। चूँकि शीरी मेरी खिड़की से 10-20 फीट नीचे खड़ी थी, इसलिए अजरा उसे देख न सकी, लेकिन दरवाजे में पहुँचते ही वो बोली, रिकी टिकी, गज़ब हो गया, गज़ब। वो खुर्रम भाई और अब्बा की जंग हो गई है, हैं? खुर्रम भाई कहते हैं कि अब्बा उन्हें मियाँ असगर अली की तरफ सिफारशी रुका लिख दें ताकि उन्हें फ्रैंक एंड सन्स की फर्म में काम मिल जाए, लेकिन अब्बा जान ने साफ इनकार कर दिया है। क्यों? अभी कल ही तो वो कह रहे थे कि चलो तुम कोई नौकरी ही कर लो, मैं माने ना होऊंगा। अगर मुझे इल्म होता कि अजरा जवाब में इतनी बड़ी बात कह देगी तो मैं कभी ना पूछता, लेकिन मेरे समझने से पहले अजरा ने कहा, वजह यह कि खुर्रम भाई कहते हैं कि शीरीन की खातिर वो नौकरी करना चाहते हैं। भला अब्बा जी कब मान सकते हैं रिकी टिकी?
मैंने जल्दी से अजरा को कंधे से पकड़ा, कमरे से बाहर ले गया। अजरा पहले तो चौंकी, लेकिन जब मैंने अपनी हरकत की वजह बताई तो घबराने लगी कि अब क्या होगा। मैं भला शीरी से क्यों कर आंखें चाड़ कर सकूंगी। हम परेशानी के आलम में खड़े बरामदे में बातें कर रहे थे कि खुर्रम भाई बड़ी तेजी से हमारे पास से गुजरे। अजरा ने दबी जबान में आवाज़ दी, भाईजान। वो ना रुके तो मैंने कहा, खुर्रम भाई। वो लम्हा भर को रुके और बोले, अभी वापस आकर तुमसे बात करूंगा, रिकी टिकी मुझे ज़रा जल्दी है। ये कहकर खुर्रम भाई बरामदे से उतर गए। मरी के घर में मेरा कमरा कोठी के पिछवाड़े था और ठेकेदार साहब के घर को ऐन मेरी खिड़की के नीचे से रास्ता जाता था। खुर्रम भाई ज़रूर इस राह से गए होंगे और उन्होंने शीरी को ऐन मेरी खिड़की के तले खड़े पाया होगा। जब मैं और अजरा बातें ख़त्म कर चुके और मैं अपने कमरे की तरफ जाने लगा तो वो बोली, खुर्रम भाई शायद शीरी के यहाँ गए होंगे। हाँ, मैं भी चलती हूँ शीरी की तरफ। वो बोली, बेवकूफ़ मत बनो अजरा, पता नहीं इनकी ज़िंदगी और मौत का सवाल है, तुम मदाखलत ना करो। इस हद तक? अजरा का मुंह खुलेगा खुला रह गया। हाँ, इस हद तक। यह कहकर मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ा। मेरा ख्याल था कि शीरी को खुर्रम ज़रूर जा चुके होंगे, लेकिन जब मैं खिड़की से चंद कदम दूर रह गया तो खुर्रम भाई की आवाज़ आई, शीरी, फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर मैं अब्बा जान का कहा मानूँ तो तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ ना पहुंचेगी, लेकिन मेरे पास ना अफसरी होगी ना पोजीशन। अगर मैं तुम्हारे मशवरे पर अमल करूं और लाहौर चला जाऊं तो ऐन मुमकिन है नौकरी मिल जाए, लेकिन यह भी मुमकिन है कि अफसरी ना मिले और तुम्हें तुम्हारे अब्बा जी की नज़रों में और भी काबिल एतराज़ ठहरूं। शीरी मुतसब्बिब लहजे में बोली, भला मैं क्या फ़ैसला कर सकती हूँ? कुछ ऐसा कीजिए कि आपके अब्बा जान और मेरे अब्बी दोनों मान जाएं। यानी मैं वो तरीक समझा नहीं। खुर्रम भाई ने तन से पूछा, वो तरीक तो मैं खुद भी नहीं जानती, लेकिन मेरा जी चाहता है कुछ ऐसी सूरत बन जाए कि दोनों अब्बा खुश हो जाएं। खुर्रम भाई ने लंबी सांस भरी, फ़लसफियाना अंदाज में बोले, फिर तो मोहब्बत की रवायत से नवाकिफ़ शीरी, ज़रख़ेज़ी और मुनासिब आबहवा में मोहब्बत का पौधा कभी परवान नहीं चढ़ता। अभी शायद खुर्रम अपनी तकरीर जारी रखते, लेकिन मैंने शीरी को कहते सुना, शायद कोई आ रहा है, मैं अब चलती हूँ, शाम को आओगी अगर हो सका तो। फिर इतराई में जाने वाली पगडंडी पर भागती हुई एक रंगीन तितली गायब हो गई। उसके ताकों में लंबा चौड़ा भंवरा बढ़ा, लेकिन शगुफों में खोई हुई तितली का सुराग ना पाकर लौट आया। इस्माइल चीनी दानी में बस खुदा ने एक ही खूबी दी है कि वह 2 और 2 4 करना खूब जानता है। इसके नज़दीक शहद की मक्खियाँ थीं। इनकी तादाद 80-90 हज़ार के लगभग हो जाए तो 60 हज़ार उड़ जाती हैं। इनकी मलका की आदतें मंदरजा झेल थी और इनके नर मक्स यूँ ज़िंदगी बसर करते थे। और इसके बाद इसका दावा है कि वह मक्खियों के मुतालिक सब कुछ जानता है। चीनी दानी का इस मरतबा बनाया तवील ख़ताया मेरे तमाम सवालात का सही सही जवाब दर्ज था, लेकिन बयान इस कदम मुर्दा और बेताल्लुक था कि मेरा जी जल गया। इसके नज़दीक मक्खियों के ना तो कोई जज्बात है, ना इनकी ज़िंदगी को हमारी ज़िंदगी से कुछ ताल्लुक था। वो चूँकि चालाकी से इनका शहद निकालने में कामयाब होता था, इसलिए मक्खियाँ उसके नज़दीक एक ज़रिए से ज़्यादा अहमियत नहीं रखती थी। जब वो हज़ारों फूलों का रस निचोड़ कर शहद तैयार कर लेती हूँ, जब इनकी मेहनत से छत्ता लग जाता है तो इस्माइल चीनी दानी धुएँ के मरगोले छोड़कर शहद हथिया लेता है। चीनी दानी जहल कोई इल्म नहीं कि मक्खियाँ धुएं से डरती नहीं है, वो इससे इसलिए घबराती हैं कि वो फितरत की ग़ुलाम है और उन्हें अंधेरा फितरत का अजाब लगता है। उन्हें महसूस होता है जैसे कुदरत ने उनके लिए कूच का नकारा बजा दिया और इनके लिए अंधेरा इसलिए बनाया कि वो किसी महफूज जगह पहुंच जाएं।